नमस्कार। कई वर्ष पूर्व रवाका किंगडम के राजा किंग मैथ्यूस हुआ करते थे। उनका एक ही पुत्र था, प्रिंस वेलन, जो कि एक अत्यंत सुंदर युवक थे। अभी प्रिंस वेलन की राजा बनने की उम्र नहीं हुई थी। वह अपना सारा समय शिकार करने में और नई जगहों की तलाश में गुजारते थे। प्रिंस वेलन को नए नए वन में घूमना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, प्रिंस वेलन अपने राज्य के पश्चिम की दिशा में भ्रमण करने निकले। इस दिशा में घने जंगल थे, जिनमें भूत पिशाच एवं मायावी प्राणियों का वास माना जाता था। प्रिंस वेलन आज अकेले ही शिकार पे निकले थे। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही वहाँ की मनोरम वादियों को देखकर वेलन मोहित हो गए। वे प्रकृति की सुंदरता को निहार ही रहे थे कि उन्हें एक खरगोश नजर आया। खरगोश को देखते ही वेलन ने अपनी बंदूक उस पर तान दी। निशाने पे खड़े खरगोश ने वेलन से कहा, हे युवराज, आप मुझे न मारे। आपके इस पुण्य का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बोलते हुए खरगोश को देखकर वेलन थोड़ा अचंभित हुए। फिर उन्हें जंगल के मायावी होने की बात स्मरण आई। वेलन ने अपनी बंदूक नीचे की और खरगोश को छोड़ दिया। खरगोश ने आभार प्रकट किया और वो वहाँ से चला गया। वेलन टहलते हुए थोड़ा आगे बढ़े। वे जंगल में लगे सुंदर सुंदर वृक्षों को देख रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक लोमड़ी आ खड़ा हुआ। लोमड़ी को देखते ही वेलन ने फिर से बंदूक तानी। लोमड़ी ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, हे दयालु युवराज, आप मुझे न मारे। आपकी इस पुण्य का फल आपको ज़रूर मिलेगा। लोमड़ी की बात सुनकर वेलन ने उसे छोड़ दिया। वेलन फिर थोड़ा आगे बढ़े और उन्हें एक सुंदर हिरन नजर आया। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और हिरन पे साधी। हिरन ने घबराते हुए कहा, हे युवराज, आप मुझे न मारे। आपको इस पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। वेलन ने हिरन को भी प्राणदान दे दिया। जैसे ही वेलन ने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए, वह हिरन फिर से बोल पड़ा, हे युवराज, आप जंगल के बीचों बीच जाए, फिर वहाँ 3 टहनी वाले ओक वृक्ष को ढूंढे। वह वृक्ष मिलते ही आप उस वृक्ष से एक टहनी काट ले, परंतु वृक्ष पर पहुँचने से पहले अपने साथ थोड़ा पानी ले जाए, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। वेलन ने हिरन की बात मानी और वह जंगल के बीचों बीच पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर थोड़ी नज़र घुमाते ही उसे वो 3 टहनी वाला ओक वृक्ष मिल गया। हिरन के कहे अनुसार वेलन ने ओक वृक्ष से एक टहनी काट ली। टहनी के अलग होते ही उसमें से एक अत्यंत सुंदर परी निकल आई। परी ने सामने आते ही कहा, मेरी प्राण संकट में है, शीघ्र ही मुझे पानी पिलाए। परी को देखते ही वेलन उन पर मोहित हो गए। उन्होंने जल्दबाजी में अपने पास पड़ी बोतल से पानी निकाली तो वह पानी नीचे गिर गया और सारा पानी नष्ट हो गया। पानी न मिलने के कारण डाल से निकली परी की मृत्यु हो गई। इस घटना से राजकुमार को काफ़ी ठेस पहुंची। वह दुखी मन से परी को गोद में उठाकर जंगल की एक ओर चले गए और फिर उन्हें सम्मान के साथ वहां दफना दिया। राजकुमार वेलन का हृदय बहुत भारी था। उन्होंने जंगल से लौटने का फैसला किया। तभी उनके सामने वह लोमड़ी फिर से आ गया। लोमड़ी ने राजकुमार को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजकुमार, आप दुखी न हो। आप फिर से ओक वृक्ष के पास जाइए और दूसरी टहनी को काटिए, परंतु ओक वृक्ष पर पहुंचने से पूर्व अपने साथ थोड़ा पानी रखें। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चला गया। लोमड़ी की बात सुनकर वेलन ने मन ही मन कहा, पानी तो सारा नष्ट हो गया है, परंतु मेरे पास मदिरा है, इससे बात बन सकती है। राजकुमार मदिरा के साथ ओक वृक्ष के समीप पहुंचे और वृक्ष से दूसरी टहनी काट ली। टहनी के टूटते ही उसमें से एक सुंदर परी प्रकट हुई। वह भी पहली परी की तरह पानी मांगने लगी। युवराज ने परी को मदिरा निकाल के दी, परंतु मदिरा का सेवन करते ही परी की मृत्यु हो गई। वेलन और भी दुखी हो गए। वह स्वयं को कोसने लगे। कुछ समय बाद वेलन ने दूसरी परी को गोद में उठाया और पहली परी के समीप ले जाके दफना दिया। वेलन अब अंदर से टूट चुके थे। तभी उन्हें वह खरगोश नजर आया। खरगोश वेलन को एक झील के किनारे ले आया। वहाँ उसने वेलन को पानी भरने कहा और फिर दोबारा उस ओक वृक्ष के पास ले आया।
अब ओक वृक्ष में एक ही टहनी बची थी। खरगोश ने वेलन को टहनी काटने कहा। वेलन ने जैसे ही टहनी काटी, फिर से उसमें से एक परी निकल आई। खरगोश ने परी को पानी पिला दिया और परी की जान बच गई। परी ने वेलन की ओर देखा तो दोनों प्रेम में भावुक हो गए। वेलन बहुत ही प्रसन्न था कि उसके साथ एक अत्यंत सुंदर परी थी। वह परी को अपने राज्य ले जाना चाहता था और विवाह करना चाहता था। परी भी वेलन की शुक्रगुजार थी, क्योंकि वेलन ने उसे शाप मुक्त किया था। वह भी वेलन के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती थी। दोनों मिलकर अब रवाका नगरी की ओर चलने लगे। रास्ते में वेलन को प्यास लगी तो वह दोनों एक कुएं के पास विश्राम करने बैठ गए। कुछ समय बाद परी ने वेलन से कहा, युवराज, मेरे पास अभी उपयुक्त वस्त्र नहीं है। मेरा ऐसे निर्वस्त्र अवस्था में आपकी नगरी में जाना उचित नहीं होगा। क्या आप मेरे लिए कुछ वस्त्रों का इंतजाम कर सकते हैं? यह सुनकर युवराज ने सम्मति दिखाई और परी को कुएं से लगे एक वृक्ष के पास प्रतीक्षा करने को कहा। युवराज के वहां से चले जाते ही परी वृक्ष के एक डाल पे जा बैठी। असल में वह वृक्ष एक जादूगरनी के घर के पास था। कुछ समय बाद जब जादूगरनी कुएं पर पानी लेने आई तो उसे जल में परी का प्रतिबिंब दिखाई दिया। जादूगरनी की एक कन्या संतान थी। अरुचिकर देखने होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो रहा था। जादूगरनी ने चतुराई से परी को नीचे आने कहा और उससे सारी बातें जान ली। जादूगरनी के दिमाग में एक बात आई और उसने बातों ही बातों में परी को पानी में गिरा दिया। पानी में गिरते ही परी एक स्वर्ण रूपी मछली में बदल गई। जादूगरनी ने तुरंत अपनी कन्या को बुलाया और उसे निर्वस्त्र होकर पेड़ पर बैठने कहा और स्वयं झाड़ियों के पीछे जा छुपी। थोड़ी ही देर में वह युवराज आ गए। वह इधर उधर परी को ढूंढने लगे। उन्होंने परी की तलाशते देखा तो जादूगरनी की बेटी निर्वस्त्र अवस्था में युवराज के सामने आ गई। परी को देखते ही युवराज के तो होश उड़ गए। उन्होंने पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरी परी कहाँ है? जादूगरनी की बेटी ने आगे बढ़ते हुए बताया, सूरज की किरणों ने मेरी त्वचा को जला दिया है। यह सुनकर युवराज बहुत ही दुखी हुए, परंतु उन्होंने नकली परी को अपने साथ महल ले जाने का निर्णय लिया। उन्हें विश्वास था कि सही इलाज पाकर परी फिर से ठीक हो जाएगी। इसी विचार के साथ वेलन और जादूगरनी की बेटी डायना महल आ पहुंचे। महल में लौटते ही वेलन ने काफ़ी इलाज करवाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ समय बाद एक दिन जादूगरनी अपनी पुत्री से मिलने आई। डायना से मिलकर जादूगरनी ने उसे कार्य करने कहा। दूसरे दिन जादूगरनी के बताए कार्य को करवाने के लिए डायना युवराज के पास गई। डायना ने वेलन से कहा, युवराज, अगर मैं स्वर्ण रंग की मछली का सेवन करूं तो शायद मैं ठीक हो सकती हूं। युवराज परी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सैनिकों को बुलवाया और स्वर्ण रंग की मछली को पकड़वाया, उसका भोजन बनाया और डायना को पेश की। डायना ने बड़े आनंद से मछली का सेवन किया, परंतु मछली को काटते समय मछली का एक टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया था, जिसे बावर्ची ने बगीचे में फेंकवा दिया था। दूसरे दिन उस मछली के टुकड़े से एक सुनहरे सेब का पेड़ पनपा। वह पेड़ हर सुबह बहुत सारे फल देता था, जिसे खाने अन्य पक्षियाँ और परियां भी आया करती थी। कुछ दिन बाद जब जादूगरनी दोबारा अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने वह जादुई सेब का वृक्ष देखा। वृक्ष को देखते ही वह समझ गई कि इस पर परी का वास है। उसने अपनी बेटी से उस पेड़ को कटवा देने को कहा। डायना ने वेलन से कहा, मुझे सेब बिल्कुल पसंद नहीं, तुम इस पेड़ को तुरंत कटवा दो। मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहती। वेलन डायना की कोई भी बात इनकार नहीं कर पाता था, क्योंकि वह अभी भी उसे अपनी परी मानता था। वेलन ने जल्दी ही पेड़ को कटवाने की व्यवस्था की। पेड़ को काटने गांव से एक बहुत ही मेहनती किसान को बुलाया गया। उस किसान की बेटी और पत्नी दोनों ही महल में काम करते थे। किसान जैसे ही पेड़ को काटने आया, इतना सुंदर और भव्य पेड़ देखकर उसे काटने में बहुत पीड़ा हुई। पेड़ के कट जाने पर पेड़ की एक छोटी सी टहनी उसने अपनी जेब में रख ली और उसे घर ले आया।
किसान उसकी पत्नी और बेटी के साथ भोर रहते ही काम पे निकल जाते थे। इसी कारण वह घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। संध्या को जब वे आते थे तभी मिलकर घर का काम एवं खाना बनाते थे। परंतु आज संध्या में जब वे लौटे तो घर का सारा काम हो चुका था और खाना भी बन चुका था। किसान और उसके परिवार वाले यह देखकर बहुत ही हैरान थे, परंतु बहुत प्रसन्न भी थे। दूसरे दिन किसान और उसकी पत्नी केवल काम पे गए। किसान की बेटी छुपकर खिड़की से बाहर खड़ी थी। कुछ समय बाद उसने देखा उस लकड़ी के टुकड़े से एक परी बाहर आई और घर का सारा काम करने लगी। बेटी ने तुरंत उस टहनी को पकड़ लिया ताकि परी वापस न जा सके। उसने परी से सारी कहानी सुनी और दूसरे दिन उसे युवराज के पास ले गई। परी ने युवराज से मिलकर उसे सारी बात बताई। युवराज ने जादूगरनी और उसकी बेटी को घोड़े के पूंछ से बांधकर पूरे शहर में घुमाया और परी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।